आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक उछाल देखने को मिला। एशियन मार्केट्स के खुलते ही हमने 112 तक के लेवल्स बनते हुए देखे और उसके बाद 109 के आसपास फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। हमारे साथ प्रबल सेन जुड़ चुके हैं। प्रबल नमस्कार। सबसे पहले आपकी क्या सेंस है जो ये ओवरनाइट डेवलपमेंट्स बनते हुए हमने देखी हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आई हैं, जहां पर अब डेडलाइन 8 PM ट्यूसडे तक बनाया गया है और उसका एक इम्पैक्ट ट्रेड क्रूड पर है। आपको क्या लगता है क्या आगे यहाँ पर प्राइसेस और नीति के तौर पर देखा जा सकता है? हाय फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। क्रूड में अगर आप देखें, ट्रम्प के दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए थे ओवर द वीकेंड, जो कि ऑब्वियसली मतलब नॉर्मल है उनके लिए, बट जो उन्होंने डेडलाइन दी है बहुत क्लियरली आई थिंक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है। क्योंकि अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करने की अगर बात हो रही है विद इन ईरान ने पहले भी कहा है कि अगर उनके पावर प्लांट्स या उनके सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स होंगे या टारगेटिंग होंगी, सो देन दे विल आल्सो टारगेट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द गल्फ रीजन, जिसमें कि आपके जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस पॉइंट हो सकता है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज में सारे जितने वहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें डिसैलिनेशन बहुत बड़ा एक फैक्टर है उनकी वाटर सप्लाई के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल वाटर रिसोर्सेज उनके काफ़ी कम है। तो अगर ये अटैक एक्सपैंड करता है इनटू सिविलियन एरियाज, तो आपकी क्राइसिस बहुत अलग डायमेंशन ले सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी एटलीस्ट अगले 2 दिनों तक तो मार्केट शायद काफ़ी अनसर्टेनिटी में रहे। अब अगेन जैसा हमने पहले भी देखा है, अगर उस पर ट्वीट किया गया है उसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिसी है या वो एक्चुअली इंटेंट है। नेगोशिएटिंग टैक्टिक भी हो सकती है, इस टाइप की थ्रेटनिंग लैंग्वेज। बैक चैनल में क्या नेगोशिएशन हो रहा है हमें पता नहीं है, उसमें ऑब्वियसली बहुत कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आते हैं। बट एज ऑफ नाउ फॉर द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स आपका क्रूड मेरे ख्याल से एलिवेटेड ही रहेगा। वेडनेसडे मॉर्निंग हमारा टाइम, जो ट्यूसडे 8 PM इज अराउंड आई थिंक 5:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो वेडनेसडे मॉर्निंग को लेट्स होप कि व्हेन वी वेक अप ये जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या पार के ऊपर होगा तो बहुत जंप क्रूड में आना चाहिए, वो हमने यहाँ पर आता हुआ नहीं देखा। लेकिन इस साल में अब तक हम 70 से 80% ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, तो आप कहेंगे बहुत सारी ये चीजें ऑलरेडी इन द प्राइस हैं। आई थिंक मनीषा द पॉइंट इज कि ये कहना एक्चुअली हमेशा थोड़ा डेंजरस होता है कि व्हाट इज देयर ऑलरेडी इन द प्राइस। थोड़ा बहुत आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि एक लेवल पे आई थिंक लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी करते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू मिस्टर ट्रम्प्स ट्वीट्स या सोशल मीडिया प्रोनाउंसमेंट, क्योंकि कोई भी श्योर नहीं हो पाता है कि उसमें से कौन सा एक्चुअली एक्शन में रिजल्ट करेगा या नहीं करेगा। लास्ट इसके पहले भी 2 इंस्टेंसेस में उन्होंने एक डेडलाइन लगाई है और उसके बाद उन्होंने यूनिलैटरली उनको एक्सटेंड किया ये बोल के कि नेगोशिएशन आर पॉजिटिव या हमारी बातचीत हो रही है ईरानियन अथॉरिटीज से। और जब ईरान ने वो डिक्लाइन किया भी है, ऐसा नहीं है कि यूएस ने डिसीजन चेंज किया है। तो मतलब अब वो प्राइस $110-111 पे प्राइस हो गया है या वो 125 पे जाके सेटल करेगा, अगेन मेरे ख्याल से वो वेडनेसडे तक हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा देखने के लिए। बिकॉज प्रबल अगर हम ओवरऑल प्राइसेस यहाँ पर देखें तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ब्रेंट यहाँ पर प्रीमियम में रहता है, WTI उसको टैग करता है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में हमने WTI को यहाँ पर स्ट्रांग होता हुआ देखा। इवन एज यूएस के पास इनफ क्रूड है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यूएस का क्रूड एक्सपोर्ट है जो कि 2.8 मिलियन बैरल्स पर डे था 2025 में, इंपोर्ट 6.2 मिलियन बैरल्स पर डे था। और ये ज़्यादातर ऑफकोर्स कनाडा मैक्सिको से तो आता ही है, लेकिन वेनेजुएला और मिडल ईस्ट से भी आता है। वुड यू से वो एक बड़ी चीज़ है द रीज़न कि हम यहाँ पर WTI ज़्यादा देख रहे हैं ब्रेंट के सामने? देखिए 2 रीजन हैं, इफ आई कैन टेक अ मिनट। WTI और ब्रेंट में द रीजन की ब्रेंट हमेशा प्रीमियम में रहता था बिकॉज WTI की एक नेचर थी थोड़ी सी लैंडलॉक्ड। जो WTI के बेंचमार्क क्रूड्स थे वो कुशिंग की आउटगोइंग कैपेसिटी की वजह से थोड़े से लैंडलॉक्ड होते थे। दूसरा, ब्रेंट लिंक क्रूड अक्रॉस ड मिडल ईस्ट या इवन अक्रॉस यूरोप हमेशा कंसिडर किया जाता था कि ये सीबॉर्न एक्सपोर्ट्स है। तो जो मार्जिनल बैरल है, मार्जिनल बैरल, अब मुझे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन कि आपको अगर एडिशनल किसी को कार्गो चाहिए तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपको ब्रेंट लिंक्ड कार्गो मिलेगा। इसके लिए ट्रेडर्स और फाइनेंशियल पोजीशंस हमेशा ब्रेंट में होते थे।
और इसके लिए ब्रेंट को हमेशा एक बैकअप बेसिक बेंचमार्क माना जाता था और उसके ऊपर ही आपकी प्राइसिंग चलती थी। अभी ये हो गया है कि क्योंकि ब्रेंट लिंक क्रूड्स की अवेलेबिलिटी पे सवाल आ गया है, तो लोग सिक्योरिटी जो सिक्योर सप्लाई है, जो कि आज के डेट में प्रोबेबली सिर्फ यूएस सप्लाईज है, उसको एकदम से प्रीमियम पे ट्रेड करने लगे हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि फ्यूचर्स जो प्राइजेस होते हैं टिपिकली, WTI के फ्यूचर्स प्राइजेस 1 महीने पे एडवांस में होते हैं। ब्रेंट इज प्राइस्ड एट अ 2 मंथ एडवांस फ्यूचर। तो वो बैकवर्डेशन जो कहते हैं अपन, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आया है। और तीसरा जो आपने कहा, जो 2.8 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट वर्सेस 6 मिलियन बैरल इंपोर्ट, उसका रीजन ये है कि हर क्रूड की जो नेचर होती है वो सेम नहीं होती है, राइट। आपके WTI लिंक क्रूड के सारे जो वेरिएंट्स हैं, यूएस में जितने ग्रेड्स हैं, उससे यूएस रिफाइनर्स जो प्रोडक्ट यील्ड बनाना चाहते हैं, वो सारा क्रूड नहीं, सारा प्रोडक्ट यील्ड नहीं बना सकते। उनको स्वीट क्रूड के साथ में थोड़ा मीडियम और हैवी क्रूड भी मिक्स करना पड़ता है। तो दैट इज व्हाई दिस मिसमैच इज देयर, और इसीलिए इंडिया स्ट्रगल कर रहा है टू रिप्लेस ऑल द क्रूड फ्रॉम गल्फ, क्योंकि सारा आप यूएस और अफ्रीकन क्रूड से रिप्लेस कर ही नहीं सकते, बिकॉज वहां का क्रूड आपका गैसोलीन हेवी यील्ड देता है और हमको चाहिए डीजल यील्ड मैक्सिमाइज करने वाला क्रूड। वो एक और सिस्टमिक इशू हो रहा है मार्केट्स में। वेल एब्सोल्युटली प्रबल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो समझाने के लिए भी कि किस तरह के प्राइसेस हैं, क्या इम्पैक्ट कर सकता है और WTI यहाँ पर ब्रेंट के सामने प्रीमियम पे क्यों है।